मच्छन भाई की आवाज़, खुदा का शुक्र है कि ये एक नेचुरल आवाज़ थी। जुदाई मेरी आंखों में बसी थी, जब करबला आई मेरी गोद भरी थी। ये बिगड़ती चली गई। हमने जब उनकी जांचें वगैरह कराई तो उनको एक ऐसा मर्ज निकला कि जिसको देखकर या सुनकर हम बहुत परेशान हो गए। या यहाँ का जो अदब है, जो तहजीब है, वो मेरे बहुत काम आया। और मैंने इंडिया लेवल पर जी यूपी नहीं, यूपी में तो डिपार्टमेंटल लेवल पर मैं काम करता था। उसके अलावा भी मैंने काफ़ी जगह मैं मुशायरों में भी गया, मसालों। चूंकि एक कहीं ना कहीं होता है कि एक जगह आपको ड्यूटी भी करनी होती है और एक जगह प्रशासनिक तौर पर काम करना होता है, दूसरी जगह शायरी भी करनी होती है और उसके अलावा आपको मंच साझा भी करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ मुखातिब हुजैफ अली पठान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व पुलिस ऑफिसर श्री सगीर अहमद साहब, जो कि मेरे चैनल पर उपस्थित हैं। सगीर साहब, मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो आज हमारा विषय है, जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज अपने चैनल पर उपस्थित हुए हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। हमारे जो सगीर अहमद साहब हैं, ये नबी अहमद उस मच्छन साहब के छोटे भाई हैं। और नबी अहमद साहब के बारे में आपने पिछला इंटरव्यू देखा ही होगा, जिसमें उनके भांजे साहब मोहम्मद रफी साहब ने बहुत कुछ बताया। उसी सिलसिले में आज हम उनके छोटे भाई जनाब सगीर अहमद साहब से कुछ चर्चा करने के लिए अपने चैनल पर हाजिर हुए हैं। तो सगीर साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं आपके जो भाई थे जनाब नबी अहमद उर्फ मच्छन साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी में और जो उनको विरासत में मिली हुई थी, जो अल्लाह की तरफ से जो आवाज मिली हुई थी, उस आवाज के दम पे उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत शोहरत कमाई, बहुत नाम कमाया। और हिंदुस्तान में करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों ने उनको यूट्यूब पे भी देखा। तो उनको जो आवाज की प्रेरणा मिली थी वो कुदरती थी या फिर उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की थी? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हुजैफ अली पठान साहब, मैं आपका निहायत मशकूर ममनून हूँ। गुज़श्ता 4-5 दिन से आपने मुझे बुलाया, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मसरूफियत के सबब मैं हाजिर नहीं हो पाया, क्योंकि मच्छन भाई के इंतकाल के बाद मेरी भाभी यानी मरहूम मच्छन भाई की अहलिया काफ़ी बीमार हो गई और मौजूदा वक्त में इस वक्त रूहेलखंड हॉस्पिटल में वो भी एडमिट है। बहरहाल अल्लाह उनको रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े में शिफा और सेहत अता करे। मच्छन भाई के बारे में आपने सवाल पूछा है। मैंने बचपन से देखा है, मैं मच्छन भाई से काफ़ी छोटा हूँ। मैंने मच्छन भाई के नौहों को बचपन से सुना है और वो तकरीबन 10-12 साल की उम्र से ही नौखानी करने लगे थे। और कॉलेज के ज़माने में भी वो आज़ाद नौरंग हायर सेकेंडरी स्कूल में जो हमारा कौमी तराना है उसको पढ़ा करते थे। मच्छन भाई की आवाज़, खुदा का शुक्र है कि ये एक नेचुरल आवाज़ थी। न उन्होंने कहीं इस फ़न के बारे में कुछ सीखा, न कोई प्रैक्टिस की, और ना ही इस फ़न में उनका कोई उस्ताद था, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। मच्छन भाई ने सबसे पहले अंजुमन पंजतनी में नौखानी की, उसके साहिब बयाज रहे। उसके बाद यादगार हुसैनी में साहिब बयाजी की। उसके बाद अंजुमन अज़ाए हुसैनी में। उसके बाद अंजुमन हुसैनिया में। और आखिर में उन्होंने किसी भी सबब, मैं इसका इल्म नहीं रखता, उन्होंने बज़ात खुद अपनी अंजुमन बना ली थी जिसका नाम फ़रोग़ अज़ा है।
मच्छन भाई जब नौहा पढ़ते थे तो उनकी खासियत ये थी, खुदा का शुक्र है कि अगर वो उनको 4 नोहे भी मुसलसल यानी कंटिन्यू अगर मुसलसल 4-5 नोहे भी पढ़ना है तो ये अल्लाह की तरफ से एक अता थी कि एक नोहे के बाद दूसरा नोहा पढ़ते थे तो उससे बेहतर होता था जी। उसके दूसरे के बाद तीसरा पढ़ते थे तो उससे बेहतर पढ़ते थे। आवाज में जरा सी भी कोई लचक, कोई कमी या कहीं से भी कोई जरा सी भी लफ्जिश पैदा नहीं होती थी कि इधर उधर हट जाए। बहुत ऊंची स्केल पर, बहुत हाई स्केल पर पढ़ा करते थे। मैं तो कहता हूं कि नौहा ख्वान तो माशाल्लाह बहुत हैं, आलमी सतह पर नौहा ख्वान हैं, लेकिन उनके पढ़े हुए कुछ नौहे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा ऊंचे स्केल पर पढ़े गए हैं, जिसमें अभी आपने जिक्र भी किया था एक नौहा ए बाली सकीना, मैयत पे सकीना की बयां करती थी मादर। ये आली जनाब शाहीन रजा जैदी शाहीन सेथली साहब का लिखा हुआ नौहा है जी। और मच्छन भाई के इंतकाल के बाद ये नौहा मैंने मोबाइल पे भी देखा कि सिर्फ सूबाई सतह पे नहीं, हिंदुस्तानी सतह पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर, जो यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस नोहे को सुना गया है और लाखों लोगों ने यूट्यूब चैनल पर इसको सुना है, देखा है। हजारों लोगों ने इस नोहे को अपने मोबाइल पर अपने स्टेटस पे भी लगाया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अंजुमन उन्होंने बनाई थी फरोग अज़ा, तो अब उस अंजुमन में आगे नौहे खानी कौन करेगा, उसमें साहिब रियाज कौन बनेगा? देखिए, मच्छन भाई माह अप्रैल 2025 से बीमार हुए जी। एक हल्की सी बात पर, यानी कि हल्के से अपने हाथ पर वजन देने के सबब उनका हाथ टूट गया था जी। उसका इलाज हमने बरेली कराया और अप्रैल से ही उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। हमने जब उनकी जांचें वगैरह कराई तो उनको एक ऐसा मर्ज निकला कि जिसको देखकर या सुनकर हम बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर ने भी हमें ये बताया कि इनकी जिंदगी बहुत कम है जी। लेकिन जहाँ तक हमारी बिसात थी, हमारी हिम्मत ने साथ दिया और उनके बेटे हैदर और उनकी बेटियां भी, सभी लोग उनके इलाज में लगे रहे और कोशिश करते रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शिफा अता कर दे। लेकिन मशीयत इलाही से 11 नवंबर 2025 को एक 7-8 महीने की बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया जी। अब रही उनकी अंजुमन की बात, तो ये एक ऐसी इबादत है, चाहे नौहा ख्वानी की बात हो या फिर मीलाद ख्वानी की बात हो। 17 रबीउल अव्वल को, यानी कि रबीउल अव्वल के महीने में जी। वो रूहेलखंड हॉस्पिटल में एडमिट थे और आईसीयू में थे। मैं वहां पहुंचा तो उनकी याददाश्त बरकरार थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम आज हॉस्पिटल में, मैं रोज जाता था, सुबह शाम को नहीं रुक पाता था और बच्चे रुकते थे। उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि तुम ये आज क्यों आ गए, 17 रबीउल अव्वल है, जाओ और मेरा बस्ता उठाओ और आज इमामबाड़े कला की महफिल में शिरकत करो और मेरी जगह पे तुम पढ़ना। मैंने उनके हुक्म की तामील की और मैं वापस बरेली से आया और जहां तक मुमकिन था, जैसे भी मैं पढ़ पाया, उनकी जगह तो देखो मैं कभी नहीं ले पाऊंगा जी। वो एक बहुत ऊंची आवाज के मालिक थे, लेकिन मैंने उनकी जगह पे 17 रबीउल अव्वल को मिलाद ख्वानी किया कि जहां तक मुमकिन हो सका मैंने अपनी जानकारी में पूरी कोशिश की और ठीक ठाक उसको पढ़ा। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जो अब माह रजब आ रहा है, माह शाबान आ रहा है, इसमें एम मासूमीन की काफ़ी विलादतें हैं और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार ने हिम्मत दी और मौला पंजतन पाक के सदक़े में, तो मैं उनका बस्ता ज़रूर उठाऊंगा और जब तक अल्लाह ने सांसें दी हैं मैं नौहा ख्वानी भी करूंगा और उनकी जगह पे मीलाद ख्वानी करने की भी कोशिश करूंगा। अच्छा, आप तो मतलब एक अधिकारी भी थे और कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पोस्ट पर पुलिस लाइन में थे और पुलिस महकमे में आपको एक बेहतरीन छवि का मालिक भी कहा जाता है।
तो आपकी रिटायरमेंट को कितना वक्त लगभग हो गया? मैं 1988 यानी 1988 में पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हुआ था जी और 31 जुलाई 2025 को मैं अपनी पूरी सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट मैंने लिया है। जी मैंने कोई वीआरएस नहीं लिया, अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा पूरा वक्त गुजर गया था जी और एक तवील अरसे तक मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एक एंकर के, एक नाजिम के रूप में, जिसको एक कार्यक्रम के संचालक कहा जाता है, जी जी जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के प्रोग्राम हुआ करते थे, चाहे वो खेल का हो या गणतंत्र दिवस का हो, 15 अगस्त का हो, 2 अक्टूबर का हो, या पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर एसएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी तक, उन सब प्रोग्रामों को स्टेज पर मैं ही उसका संचालन किया करता था। जी और खुदा का शुक्र है कि मुझे इस काम के लिए काफ़ी सराहना भी की गई मेरी और मुझे बड़ी इज्जत भी मिली। ये बड़े फख्र की बात है और ये सिर्फ सेथल बस्ती का जो लबो लहजा है जी या यहाँ का जो अदब है, जो तहजीब है, वो मेरे बहुत काम आया और मैंने इंडिया लेवल पर, जी यूपी नहीं, यूपी में तो डिपार्टमेंटल लेवल पर मैं काम करता था, उसके अलावा भी मैंने काफ़ी जगह मैं मुशायरों में भी गया, मसालों में भी गया और जो कार्यक्रम हुआ करते थे सरकार से जुड़े हुए, मैं उन सबको होल्ड किया करता था। लेकिन अब 31 जुलाई 2025 को मैं अपना वक्त पूरा करने के बाद मैं रिटायरमेंट होकर अपने घर आ गया हूँ। चूंकि एक कहीं ना कहीं होता है कि एक जगह आपको ड्यूटी भी करनी होती है और एक जगह प्रशासनिक तौर पर काम करना होता है, दूसरी जगह शायरी भी करनी होती है और उसके अलावा आपको मंच साझा भी करने होते हैं। पुलिस लाइन के जितने प्रोग्राम्स होते हैं, गणतंत्र आपने बताया प्रोग्राम होता है, गणतंत्र दिवस का या कोई खेल कूद का प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आपको संचालन करना होता है। तो इतना सब काम आप एकदम कैसे संभाल पाते थे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिले में कहीं भी मेरी पोस्टिंग होती थी, चाहे थाने में हो, शाहजहांपुर जिले में मैं काफी अरसे तक पोस्टेड रहा, 20 साल तक। जी उसमें मैं थाना कटरा में 3 साल तक अपने सेक्शन का इंचार्ज रहा। जी जब भी मुझे स्टेज पर कार्यक्रम संचालन की मेरी जरूरत होती थी तो मेरे जिले के कप्तान साहब जी मेरी ड्यूटी को तोड़ दिया करते थे। अच्छा मेरी जगह पे किसी दूसरे आदमी को भेजते थे। जी बाकायदा जो हमारे इंस्पेक्टर होते थे, इंचार्ज होते थे, उनके पास चिट्ठी जाती थी कि आप इनकी जगह पर दूसरा कोई व्यक्ति नियुक्त जी। कीजिए और इनको इस कार्यक्रम के संचालन के लिए तुरंत पुलिस लाइन रवाना कीजिए। तो आदेश का पालन होता था। मेरे अधिकारी भी मुझे चाहते थे और मेरी सराहना भी करते थे। मेरे डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज लोग थे मुझे तुरंत फोन करते थे या मेरे पास लिखित चिट्ठी भेजते थे और मुझे थाने से या किसी भी सेक्शन में कहीं भी मेरी ड्यूटी लगी हो मुझे रवाना कर दिया करते थे और मैं बखूबी इस कार्यक्रम को अंजाम दिया करता था। खास तौर से 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है उसका मैंने 25 साल तक संचालन किया है। अच्छा सन 2013 में, फिर उसके बाद और भी 3 बार मैं कुंभ मेला इलाहाबाद में मैं ड्यूटी कर रहा था। जी तो मैं कुंभ मेला इलाहाबाद से कप्तान साहब शाहजहांपुर की तरफ से चिट्ठी जाती थी एसएसपी महोदय कुंभ मेला इलाहाबाद के लिए, जी तो मुझे बड़े सम्मान के साथ वो मुझे भेजा करते थे और मैं आकर के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी परेड का संचालन करता था और फिर अपनी वापस ड्यूटी पर पहुंच जाया करता था। अच्छा, जैसे कि आप एक पूर्व पुलिस अधीक्षक हैं और एक अधिकारी रहे हैं आप, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप शायर भी हैं, तो 2-4 शेर कुछ मेरे आपने जो लिखी हो आपकी शायरी के जरिए आप मेरे चैनल साझा करें। शायरी देखिए, मेरे दर्शकों के लिए। सेथल जो है जी वो मैं तो कहता हूँ बरेली जिले में क्या बल्कि दूर दूर तक अदब की बहुत मजबूत जमीन है। यहाँ पर ऐसे ऐसे उस्ताद शुरा जो आज इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, उनके लिए मैं दुआएं करता हूँ। और जो आज मौजूद हैं उन पर भी मैं फ़ख्र करता हूँ। इस सेथल बस्ती ने एक से बढ़कर एक शायर दिए। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज के इंटरनेशनल लेवल के शायर जनाब वसीम बरेलवी साहब भी इस सेथल की सरजमीन के शागिर्द हैं। जी जनाब इंतकामुल हसनैन साहब, मुंतकिम साहब, जी
जो आज वकील साहब नहीं हैं, उनके उस्ताद थे। ये छोटी बात नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के शायर और सेथल की सरजमीन के शागिर्द हों। तो मैंने भी 1986-87 से शायरी शुरू की थी। कई लोगों को मैंने उस्ताद बनाया, लेकिन एक मजबूत तरीके से ऐसा नहीं है कि फलां शायर मेरे उस्ताद रहे हों। जहाँ भी मुमकिन हुआ मैंने सबसे शायरी सीखी, जिससे भी मुमकिन हुआ। सेथल में सब अपने अच्छे लोग हैं, या जो नहीं हैं वो थे। किसी ने मुझे शायरी सिखाने में या कलाम लिखवाने में मना नहीं किया, कभी मेरी बात को टाला नहीं। अच्छा, 2-4 शेर जो आपने लिखी हों वो थोड़ा मेरे चैनल साझा करें। सलाम की सुनाऊँ, गज़ल की सुनाऊँ, क्या की सुनाऊँ। अय्याम फातमी चल रहे हैं, आज रात आखिरी दिन था, इसलिए मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रिलेटेड उन्हीं से मुताल्लिक मैं 2-3 शेर आपको सुना देता हूँ। थोड़ा लाउडली सुना ताकि मेरे दर्शक इस पे कमेंट करें। जिस दिन से मिल गया है मुझे तेरा गम हुसैन, जिस दिन से मिल गया है मुझे तेरा गम हुसैन, उस दिन से कोई दर्द है ना कोई गम हुसैन। और दूसरा शेर सुने। मैं भूल गया, अभी सुना रहा हूं। हाँ, लाइए। सहरा को गुलसितान बनाते चले गए, जिस जिस जगह पे पड़ गए तेरे कदम हुसैन। और एक शेर सुनेंगे। आबाद वो रहेंगी कयामत तलक सगीर, जिन बस्तियों में उठता है तेरा आलम हुसैन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को इतना कीमती वक्त दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर में मैं सेथल के तमाम मोमिनीन का बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने नबी अहमद उर्फ मच्छन भाई मरहूम की अलालत के वक्त उन्होंने बड़ी दुआएं की थी जी। जिसने भी उनकी बीमारी के बारे में सुना, जुमे की नमाज में भी मौलाना तंजीम हुसैन साहब उनके लिए दुआ कराते थे, और बाकी सभी मोमिनीन, अंजुमन के तमाम साहिब बयाज और मेम्बरान जो उनसे नज़दीक थे, सभी लोग बड़ी उनके लिए दुआ करते थे। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह 6 दिसंबर जी बरोज़ हफ्ता उनका 40वां है जी। मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूंगा, जहां जहां तक ये आपके चैनल के जरिए मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, मैं सभी से मुल्तमिस हूं कि बराए करम 2 मजालिस का इनेकाद किया गया है। एक सुबह 9 बजे होगी और इंशाअल्लाह दूसरी शाम को 2 बजे, 6 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता। सभी से मैं शिरकत की गुजारिश करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।